इंसान जैसा कर्म करता है उसको बिल्कुल वैसा ही फल मिलता है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है, जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि 3 लोग हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जब इसकी असलियत लोगों को मालूम चलता है तो हर कोई सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है बिहार की। बिहार का एक जिला पड़ता है पूर्वी चंपारण, और इसी पूर्वी चंपारण का एक थाना पड़ता है सुगौली। सुगौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है फुलवरिया, और इसी फुलवरिया गांव का रहने वाला है रितेश शाह, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास, जो अपने इलाके से 12वीं की पढ़ाई करता है। रितेश के पिता का नाम है सुरेंद्र शाह। बात कर रहा हूं मैं 23 अक्टूबर 2023 की। दरअसल रितेश रामनवमी का मेला देखने के लिए जाता है, लेकिन अचानक मेले से कहीं गायब हो जाता है। रितेश जब देर शाम तक भी अपने घर पर नहीं आता है तो उसका पिता सुरेंद्र अपने बेटे के नंबर पर फोन लगाता है, लेकिन अब रितेश का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद रितेश के जितने भी जानने वाले होते हैं सबके पास जाता है और अपने बेटे के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन बावजूद इसके रितेश के बारे में कहीं कुछ मालूम नहीं चलता है। और देखते ही देखते लगभग 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है। 1 सप्ताह के बाद भी रितेश जब अपने घर पर नहीं आता है, आखिरकार 30 अक्टूबर 2023 को सुरेंद्र इसी सुगौली थाने में जाता है और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। साथ ही साथ पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा बेटा कहीं गायब नहीं हुआ है, बल्कि उसका अपहरण किया गया है। सुरेंद्र पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरे बेटे का अपहरण किसी और ने नहीं बल्कि उसी के दोस्त ऋषभ ने किया है। ऋषभ, जिसकी उम्र है लगभग 21 साल के आसपास, जो रितेश के गांव का ही रहने वाला है। सुरेंद्र पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ऋषभ ने अपनी प्रेमिका स्मिता के साथ मेरे बेटे का अपहरण किया है। हालांकि पुलिस इस बारे में सुरेंद्र से और पूछताछ करती है तो सुरेंद्र पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, गांव वाले बता रहे थे कि मेरा बेटा ऋषभ और उसकी प्रेमिका स्मिता के साथ मेले में दिखाई दिया था। सुरेंद्र जब इस तरह की बातें कहता है, पुलिस सुरेंद्र की तहरीर पर ऋषभ और उसकी प्रेमिका के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है। स्मिता, जिसकी उम्र है लगभग 30 साल के आसपास, जो शादीशुदा है। स्मिता के पति का नाम है अखिलेश भगत, जो सुगावडी गांव का रहने वाला है। पुलिस जब इन दोनों के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है, उसके बाद इन दोनों से पूछताछ करने के लिए इनके घर पर जाती है तो मालूम चलता है कि ऋषभ के साथ साथ स्मिता भी अपना घर छोड़कर फरार हो चुकी है। उसके बाद पुलिस इन दोनों को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। लगभग 20 दिन का समय गुजर जाता है। ना तो रितेश के बारे में कुछ मालूम चलता है और ना ही ऋषभ के साथ स्मिता कहीं दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही 20 दिन का समय गुजर जाता है, इधर 22 नवंबर 2023 इधर नेपाल के चितवन के जंगल में पुलिस को 2 डेड बॉडी बरामद होता है। दरअसल वो दोनों डेड बॉडी एक बोरे में पैक था, जिसमें एक पुरुष और एक महिला थी। हालांकि पुलिस जब उस डेड बॉडी को देखती है, देखकर शिनाख्त नहीं कर पाती है। इसीलिए नेपाल की पुलिस वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन बावजूद इसके कोई भी व्यक्ति उन दोनों डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं कर पाता है। लेकिन पुलिस जब घटनास्थल का मुआयना करती है तो पुलिस को वहां पर एक थैला दिखाई देता है, जिस पर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक किराना स्टोर का नाम और पता लिखा हुआ था, जिसे देखकर नेपाल की पुलिस अंदाजा लगाती है कि शायद ये दोनों बिहार के रहने वाले हैं। इसीलिए नेपाल की पुलिस उन दोनों डेड बॉडी का फोटो चंपारण के सुगौली थाने में भेजती है। इधर सुगौली थाने की पुलिस जैसे ही उस डेड बॉडी का फोटो
देखती है, देखकर पहचान जाती है। दरअसल मरने वाले कोई और नहीं बल्कि ऋषभ और स्मिता ही थे। पुलिस जैसे ही डेड बॉडी को देखती है, पुलिस को सब कुछ समझ में आ जाता है। दरअसल पुलिस को लगता है कि दोनों की हत्या सुरेंद्र और उसके बेटे ने मिलकर कर दिया है, क्योंकि पुलिस जब ऋषभ और उसकी प्रेमिका स्मिता के बारे में जांच पड़ताल करती है तो जांच पड़ताल के दौरान मालूम चलता है कि स्मिता का रितेश के साथ साथ ऋषभ से भी अवैध संबंध चल रहा था। पुलिस ये सोचती है कि शायद सुरेंद्र ने अपने बेटे के साथ मिलकर दोनों की हत्या कर दिया है और अपने बेटे को कहीं गायब कर दिया है और पुलिस वालों को मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है। इसीलिए पुलिस सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन पुलिस जब सुरेंद्र से ऋषभ और स्मिता की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, इसे सुनकर सुरेंद्र भी एकदम से चौंक जाता है। सुरेंद्र रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, उन दोनों की हत्या मैंने नहीं किया है, बल्कि मुझे आप लोगों से मालूम चल रहा है कि उन दोनों की हत्या नेपाल में कर दिया है। सुरेंद्र पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मुझे डर लग रहा है कहीं मेरे बेटे के साथ भी कुछ गलत तो नहीं हो गया है। आप लोग कैसे भी करके मेरे बेटे के बारे में पता लगाइए। हालांकि पुलिस सुरेंद्र से और भी कई तरह का सवाल करती है, जिससे पुलिस को भी लगता है कि शायद सुरेंद्र सच बोल रहा है। लेकिन तभी पुलिस के दिमाग में एक बात खटकने लगती है। दरअसल स्मिता जब अपना घर छोड़कर अपने प्रेमी के साथ फरार हुई थी, उसके बाद उसका पति अखिलेश ना तो थाने में आया था और ना ही अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाया था। इसीलिए पुलिस अब स्मिता के पति अखिलेश से पूछताछ करने के लिए उसके घर पर जाती है, तो मालूम चलता है कि अखिलेश भी अपना घर छोड़कर फरार हो चुका है। उसके बाद पुलिस अखिलेश को ढूंढने के लिए अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। लेकिन जैसे ही 10 दिन का समय गुजरता है, एक खबरी थाने में जाता है और 2 जनवरी 2024 को पुलिस वालों से कहता है कि साहब, अखिलेश कुआई गांव में छिप कर बैठा हुआ है। खबरी जैसे ही अखिलेश का लोकेशन देता है, पुलिस अपनी टीम के साथ कुआई गांव में जाती है और वहां से अखिलेश को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब अखिलेश से उसकी पत्नी और ऋषभ की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो अखिलेश भी पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मुझे तो पहले से ही मालूम था कि मेरी पत्नी का ऋषभ के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। हालांकि इस बारे में मैंने अपनी पत्नी को काफी समझाने की कोशिश किया, लेकिन आखिरकार एक दिन मेरी पत्नी ऋषभ के साथ घर छोड़कर फरार हो गई, जिसकी वजह से मैं समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। इसीलिए मैं इधर उधर भागता फिर रहा हूँ। पुलिस इस मामले में जितनी भी जांच पड़ताल करती है, ये मामला और भी उलझता जाता है। लेकिन अखिलेश जब इस तरह की बातें कहता है, पुलिस को अखिलेश की बातों पर भरोसा नहीं होता है। इसीलिए पुलिस अखिलेश के साथ सख्ती से पेश आती है। पुलिस जैसे ही अपनी सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार अखिलेश अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन अखिलेश जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल साल 2013 में अखिलेश की शादी स्मिता से होती है। स्मिता से शादी कर जब अपने घर लेकर आता है, अपनी पत्नी के साथ काफी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। जब कुछ साल का समय गुजरता है, अखिलेश के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन घटना से ठीक 5 साल पहले एक दिन अखिलेश अपनी पत्नी के साथ अपने मामा के घर शादी समारोह में जाता है। उसी शादी में स्मिता की मुलाकात रितेश और ऋषभ से होती है। दरअसल ऋषभ और रितेश दोनों बचपन के लंगोटिया यार हैं। शादी समारोह में ही स्मिता की ऋषभ और रितेश के साथ गहरी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद तीनों अक्सर फोन पर बातचीत करने लगते हैं और बातचीत करते करते आखिरकार स्मिता का ऋषभ के साथ साथ रितेश के साथ भी अवैध संबंध बन जाता है। उसके बाद स्मिता अपने पति की दोस्ती ऋषभ और रितेश से करवा देती है और जब उन तीनों की अखिलेश से दोस्ती हो जाती है
है। उसके बाद दोनों अखिलेश से मुलाकात करने के लिए उसके घर पर भी आते हैं और स्मिता से अपनी चाहत पूरी करने के बाद वापस चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, कहीं ना कहीं स्मिता को ऋषभ पसंद आ जाता है और फिर स्मिता ऋषभ से शादी करने का फैसला कर लेती है। शादी के बारे में जब ऋषभ से बातचीत करती है, ऋषभ भी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। ऋषभ स्मिता को समझाते हुए कहता है कि रितेश के रहते हुए हम दोनों शादी नहीं कर सकते हैं। दोनों मिलकर जब इस मामले पर बातचीत करते हैं, तभी उनके दिमाग में एक षड्यंत्र आ जाता है। दरअसल एक दिन ऋषभ जाकर अखिलेश से मुलाकात करता है और उससे झूठ बोलते हुए कहता है कि रितेश तुम्हारी पत्नी को काफी परेशान कर रहा है। अखिलेश जब इस बारे में अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, तो स्मिता भी अपने पति से झूठ बोल देती है। स्मिता अपने पति से कहती है कि रितेश कई दिनों से मुझे परेशान कर रहा है। दरअसल वो मेरे साथ संबंध बनाने की बात करता है। अखिलेश जैसे ही इस तरह की बातें सुनता है, इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि रितेश को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है और फिर रितेश को इस दुनिया से हटाने के लिए अपनी पत्नी के साथ ऋषभ से बातचीत करता है। ऋषभ भी अखिलेश का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही साथ अखिलेश अपने इस षड्यंत्र में अपने दोस्त विनय को भी शामिल कर लेता है। जब ये चारों मिलकर रितेश को इस दुनिया से हटाने का तय करते हैं, 23 अक्टूबर 2023 को रामनवमी का मेला होता है। अखिलेश अपनी पत्नी से कहता है कि रितेश के नंबर पर फोन करके उसे मेले में बुलाओ। स्मिता जब रितेश के नंबर पर फोन करके उसे मेले में बुलाती है, रितेश भी एकदम से खुश हो जाता है। इस बारे में अपने दोस्त ऋषभ को भी नहीं बताता है और अकेले ही मेले में जाकर स्मिता से मुलाकात करता है। लेकिन उसी मेले में ऋषभ भी मिल जाता है और फिर तीनों एक साथ मेले में घूमना शुरू कर देते हैं। जैसे ही शाम होती है, तीनों पैदल ही अपने घर के लिए निकलते हैं। इधर रास्ते में अखिलेश अपने दोस्त विनय के साथ झाड़ी में छिपकर बैठा हुआ था। जैसे ही सुनसान जगह पर रितेश को लेकर पहुंचते हैं, ये चारों मिलकर रितेश की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। उसके बाद विनय रितेश की डेड बॉडी को अपने ऑटो में लोड करके अपने गांव गोपालपुर में जाता है और रात के वक्त गांव के खेत में एक गड्ढा खोदकर उसी गड्ढे में रितेश की डेड बॉडी को दफना देते हैं। इधर अखिलेश रितेश का मोबाइल लेता है और उसे स्विच ऑफ करके फेंक देता है। उसके बाद सब अपने घर तो चले जाते हैं, लेकिन रितेश जब अपने घर पर नहीं पहुंचता है, रितेश का पिता उसे ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, ऋषभ स्मिता को भगाकर नेपाल लेकर चला जाता है और नेपाल के ही चितवन इलाके में किराए का एक कमरा लेकर दोनों एक साथ रहने लगते हैं। हालांकि स्मिता जब ऋषभ के साथ घर छोड़कर फरार होती है, इधर अखिलेश को सारा मामला समझ में आ जाता है। दरअसल अखिलेश को समझने में देर नहीं लगती है कि उसकी पत्नी और ऋषभ ने मिलकर उसके साथ गेम खेला है। इसीलिए अखिलेश अब अपनी पत्नी के साथ साथ ऋषभ को भी ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही 4 दिन का समय गुजरता है, अखिलेश को मालूम चल जाता है कि उसकी पत्नी ऋषभ के साथ नेपाल में है। इसीलिए अखिलेश अपनी पत्नी को ढूंढते हुए नेपाल के चितवन में उसके कमरे पर पहुंच जाता है। लेकिन अखिलेश जब ऋषभ के कमरे पर पहुंचता है, तो दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। लेकिन बावजूद इसके ये जाहिर नहीं करता है कि उसने कुछ देखा है। उसके बाद अपनी पत्नी और ऋषभ के साथ वहीं पर रहने लगता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का और समय गुजरता है, 18 नवंबर को स्मिता कपड़े धोकर बाहर सुखा रही थी और ऋषभ कमरे में लेटा हुआ था। दरअसल उसी वक्त अखिलेश को मौका
मिल जाता है, सोते समय ही ऋषभ का गला दबाकर हत्या कर देता है। लेकिन जब ऋषभ का गला दबाने लगता है, उसकी चीख पुकार सुनकर स्मिता भी वहां पर पहुंच जाती है। लेकिन इससे पहले कि स्मिता ऋषभ को बचा पाती, अखिलेश स्मिता का भी गला दबाकर हत्या कर देता है। उसके बाद रात होने का इंतजार करता है। जैसे ही रात का अंधेरा हो जाता है, उसके बाद अखिलेश दोनों की डेड बॉडी को अलग अलग बोरी में पैक करता है। साथ ही साथ एक साइकिल का इंतजाम करता है और बारी बारी से दोनों डेड बॉडी को चितवन इलाके के जंगल में जाकर फेंक देता है। दरअसल कुछ सामान भी होता है जो एक थैले में पैक करके उसी जंगल में फेंक देता है, जिस थैले पर बिहार के सुगौली थाने के एक किराना स्टोर का एड्रेस लिखा हुआ था। वाकई में अखिलेश जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस उसके दोस्त विनय को भी गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन पुलिस जब दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद दोनों को लेकर गोपालपुर गांव जाती है और विनय के बताए हुए उस खेत के गड्ढे को खुदवाती है, जिस गड्ढे से रितेश की डेड बॉडी बरामद कर लेती है। दरअसल रितेश की डेड बॉडी पूरी तरह से सड़ गल चुका था। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करके इन दोनों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है।